आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, सभी प्रश्नों के आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही देने हैं। सभी प्रश्नों के आंसर सिर्फ ऑप्शन से ही देने हैं, किसी भी प्रश्न को आपको सॉल्व नहीं करना है। मैथ के अंदर जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सबको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर करेंगे, किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो भी हम आपको तरीका बताएंगे ऑप्शन से आंसर देने के लिए, वह तरीका आपका 100% वर्क करेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और अच्छे से समझ लेनी होंगी। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहला ये प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है किसी राशि का 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है? साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान से हमारी बात को समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पर वह बोलता कि वह जो राशि जो पहले थी वही राशि अगर आपसे पूछी जाती तो हम सीधा ही यहाँ पर परसेंटेज का प्रयोग करके सीधा ही हम यहाँ पर ऑप्शन से आंसर मार देते। लेकिन यहाँ पर वो वाली राशि नहीं पूछी गई है जो आपकी पहले थी। अब आपकी एक नई राशि बनेगी जो कैसी होगी, जो कि पहली राशि की तिगुनी होगी, जो कि पहली राशि की क्या होगी? तिगुनी होगी। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपसे इस प्रकार से बोल दिया जाए, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, कुछ भी बोल दिया जाए, तो आपको वहाँ पर हमेशा ही जितना बोला जा रहा है उतने से ही डिवाइड करके देख लेना। जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया कि तिगुनी राशि बोली गई है, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका साधारण ब्याज होगा वो आपको मिल जाएगा। हमने बोला इसे देखते हैं, तो 5 और 1 6, 3 से डिवाइड हो गया, यहाँ पर 2 बच गया, तो ये संख्या जो है वह 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको तो पहले से ही काट देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं, तो 15 पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है ये आप लोगों में से ही किसी ने सेंड किया था और बोला था कि सर इसमें तुक्का लगाने की ट्रिक कैसे यूज करेंगे, वो आप हमें बता दीजिए। तो इसमें तो यहाँ पर तुक्का लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यदि आप लोग चैनल पर डेली अपडेट रहते हो और डेली अपडेट रहने के बाद हर लॉन्ग वीडियो को यदि देखते हो तो इस प्रकार के प्रश्नों पर तो तुरंत ही आप तुक्का लगा दोगे। अगर आप यहाँ पर देखिए, हम आपको जितनी भी तुक्का लगाने की विधि बताते हैं वो सारे ही आपकी ऑप्शन से ही रहती है, ऑप्शन से ही आपको आंसर देना होता है। और इस प्रकार के प्रश्नों पर तो आप तो तुरंत ही तुक्का लगा दोगे। कैसे लगा दोगे? ध्यान समझिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसमें तुक्का लगाना। देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है, यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, यानी कि एक संख्या है कोई, उसका 50%, और दूसरी कोई और एक संख्या है जिसका 1/3, दोनों क्या है? बराबर है। इसके बाद बोला गया है और इन दो संख्याओं का अंतर कितना है? 7 है। अंतर उसने 7 दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला एक संख्या है कोई भी जिसका 50%, और 50% का मतलब कितना होता है? 1/2, यानी कि हम मान लेते हैं एक संख्या है आपकी x और एक संख्या है आपकी y। ठीक, x का 50% यानी कि 1/2, y का 1/3 यानी कि 1/3। हमने बोला इनका यदि पक्षांतर कर देते हैं तो x/y, यानी कि x और y का रेशियो कितना बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका 2 और यहाँ पर बन जाएगा आपका 3। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जब x और y का रेशियो आपका 2 और 3 है, तो हमने बोला कि यहाँ पर 2 और 3 है, जो भी आपकी संख्याएं होंगी वो तो आपकी 2 और 3 के रेशियो में ही होंगी। अब हमने बोला कि इन दोनों का यदि हम गुणनफल करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया? गुणनफल क्या होगा। हमने बोला गुणनफल क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का आप गुणनफल कर दीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमने बोला कि ये 6 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 6 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये भी संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 6 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए ये संख्या जो है वह आपकी 6 से डिवाइड हो रही है। इसके बाद हमने देखा ये संख्या डिवाइड हो जाएगी 6 से, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब ध्यान से हमारी एक बात को समझिएगा, हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए और सी। इन दोनों में से ही हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा। यदि आप 30 को देखते हो, उसने बोला क्या है? ध्यान से समझिएगा, अन्य संख्या का 1/3 है। इसके बाद उसने बोला कि 2 संख्याओं का अंतर 7 है। दोनों संख्याओं का जो अंतर जो है वह क्या है? 7 है। हमने बोला कि यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पर इस संख्या को लेते हैं। यदि हम इस संख्या को लेते हैं तो यहाँ पर 2 ही ऐसे पेयर बनेंगे जिनका अंतर 7 होगा, यानी कि एक है आपकी 7
और एक है आपकी 10। हमने बोला एक है 7 और एक है 10। यदि हम यहाँ पर 7 का यदि 50% यानी कि 1/2 करें और 10 का 1/3 यानी कि 1/3 करें तो क्या ये बराबर हो रहा है? बिल्कुल भी बराबर नहीं हो रहा। तो यानी कि ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इस ऑप्शन को भी चेक करना है हमें, ये आंसर हमारा सही होगा या नहीं होगा। ये आंसर सही है तो ये कैसे सही है ये हमें चेक करना है। अगर ये चेक करना है तो देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे चेक करोगे? देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर कितना है 294। हमने बोला ये आपका 294 है। हमने बोला इसमें से हमें 2 संख्याएं ऐसी निकालनी है जिनका अंतर क्या हो कि अंतर 7 हो और यहाँ पर एक का 50% और एक का 1/3 दोनों बराबर होने चाहिए। देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने बोला कि इसे 2 से काट देते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। ठीक। अब हमने बोला इसे 3 से काट देते हैं। 3 चौक 12, यहाँ पर 2 बचा, 3 नाम 27। अब इसे 7 से काट देंगे, 7 सत्तू 49। फिर इसके बाद 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर? 1 2 3 7 और 7। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 7 और 7 तो कॉमन है। 7 का गुणा 3 में कर दो, कितना हो जाएगा? 7 तिया 21। हमने बोला 7 का गुणा 2 में कर दो, 7 दूनी 14। एक संख्या बन गई 21 और एक संख्या बन गई आपकी 14। हमने बोला कि यहाँ पर 21 जो है इसका आप यहाँ पर 1/3 कर दो और 14 जो है इसका आपका 1/2 कर दो। 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 7 बराबर 7। हो रहा है 7 बराबर 7? हो रहा है या नहीं हो रहा? ध्यान से देख लीजिए, खुद से आप देखिए, 7 बराबर 7 हो रहा है। और इन दोनों का यदि आप अंतर भी करते हो, 21 और 14 का, 14 और 6 20 और 1 7, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर भी आपका 7 बन रहा है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर तुक्का लगाने की ट्रिक तो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहती है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है कि चैनल पर सिर्फ अपडेट रहना है। यदि आप अपडेट रहते हो, डेली की प्रैक्टिस सेट देखते हो, तो आपको डेली नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर भी हमें सिर्फ ऑप्शन से ही देना है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि इक्वेशन बनती हैं, और जहाँ पर भी इक्वेशन बनती है तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत भी होती है। इक्वेशन को सॉल्व करोगे या फिर जो भी चीज़ आपके मानी गई होगी, एक्स वाई कुछ भी मानकर चलते हो, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू निकालोगे, फिर उसकी वैल्यू निकालने के बाद गुणा भाग इस प्रकार से करोगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हमने बोला कि यहाँ पर इस प्रकार से आपको टाइम नहीं देना है, आपके एग्जाम में समय इतना आपके पास नहीं होता है, आपको ईजिली प्रश्न को सॉल्व करना है। कैसे करना है? सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर देना है। कैसे देना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि एक नदी का प्रवाह 22 किलोमीटर है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? बाई की बात कर रहा है। ये बाई की वैल्यू दी गई है, पानी की वैल्यू दी गई है। इसके बाद बोला गया है एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने में दर क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि व्यक्ति की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। हमसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। और हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है कि हमारे पास डेटा पूरा नहीं है, तो हमें यहाँ पर दूरी तो चाहिए ही चाहिए। यदि हमें दूरी चाहिए तो दूरी को हम कुछ भी मान लेते हैं, यानी कि हम दूरी को डी मान के चलते हैं। ठीक। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ों की बात करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। नाव धारा के जो प्रश्न होते हैं वो हमने आपको कंप्लीट वीडियो बनाकर दी है, कम से कम 2-2.5 घंटे की वीडियो होगी। अगर आपको नहीं आता हो नाव धारा में तो आप उसे देख लीजिएगा। एक होता है आपका अप स्ट्रीम और एक होता है आपका डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल दूरी हम डी मान लेते हैं, तो हमने तो टोटल दूरी डी मान ली। और यहाँ पर क्या होता है, अप स्ट्रीम में हमेशा ही क्या होता है, x माइनस बाई होता है। तो x की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है, बाई की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई है। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में दूरी भी सेम ही रहेगी, तो दूरी यहाँ पर डी मान ली हमने। और यहाँ पर हमेशा ही डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, x प्लस बाई होता है। तो x की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है और बाई की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है 2। और यहाँ पर बोला गया था कि ये दुगना समय लगता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करते हो तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत क्यों नहीं होनी चाहिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर डी से तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2 बट्टे इतना और यहाँ पर 1 बट्टे इतना। हमने बोला कि अब आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ये ऑप्शन पर आ जाओ। हमने बोला सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, यदि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ये बराबर होनी चाहिए। तो हमने बोला ये कितना है आपका 4 है। हमने बोला 4 को x मान लें, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है और ये सारी वैल्यू हमें x की दी गई है। तो हमने बोला कि यहाँ पर इस ऑप्शन को ले लेते हैं। हमने बोला 4 ले लिया, तो 4 को हम यदि 2 को माइनस करते हैं, 4 में से कितना बचेगा 2, यानी कि 1/2 तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 को यदि इसमें ऐड करते हैं, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 2/6 हो रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पर कितना बन रहा है, 1/2 बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है।
इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर 6 हो सकता है, तो 6 को यदि हम लेते हैं तो 1/6 में से यदि हम 2 माइनस करते हैं कितना आ जाता है आपका 4 आ जाता है, बराबर यहाँ पर हम यदि 6 यहाँ पर रखते हैं तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8/2, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ पर कितना बन रहा है 1/4, 1/4, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को ही यहाँ पर पुट करना है। ऑप्शन को पुट करने के साथ साथ ही आपका आंसर आ जाएगा। अभी इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में आपका a+b है और दूसरे ब्रैकेट में a+b है, तो आपको अच्छे से पता है a² - b² वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही ऑप्शन से ही आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को भी हमें बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन से ही हम आंसर देंगे। ठीक, अब ऑप्शन से कैसे आंसर देंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न में हमें पूरा डेटा नहीं दिया गया है, तो हमें डेटा को क्या करना होता है, कुछ ना कुछ इक्वेशन बनती है। जब इक्वेशन बनती है तो इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना होगा, सीधा ही आप क्या करोगे, ऑप्शन से ही आंसर करोगे। कैसे करोगे ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला गया है मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। ठीक, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी होती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मेरे घर से कॉलेज की दूरी क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको अच्छे से पता होगा जब कभी भी यहाँ पर ये बोला जाता है कि पहले और बाद बोला जाता है यदि समय के लिए, तो हम समय को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर समय का अंतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 मिनट दिया हुआ है और यहाँ पर आपका देखिए 7 मिनट दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 मिनट। और 12 मिनट जो होता है उसे घंटे में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 60, 12 पंजे 60, यानी कि 1/5 घंटे, ये आपका हो जाएगा। ये अब समय का अंतर है आपका। ठीक, अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी समय का अंतर निकालें तो यहाँ पर दूरी हमें चाहिए। हमें जब दूरी चाहिए तो दूरी हमारे पास नहीं है। यदि हमारे पास दूरी नहीं है तो कि उसने बोला कि मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, तो हम दूरी को मान लेते हैं कि वो x है। दूरी क्या है, x है। तो हमने बोला कि यहाँ पर x/, हम यदि दूरी में 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें समय मिलता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति आवर है, यहाँ पर हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब इनका यदि हम अंतर कर देते हैं दोनों की चालों से समय निकालने के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस समय के बराबर होगा, क्योंकि ये भी आपका समय का अंतर हो गया, ये भी आपका समय का अंतर हो गया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधा ही ऑप्शन पर आ जाना है। हमने बोला कि यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन पर आ जाते हैं 6 पे। 6 को यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी आपका 6 रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 एकम 6। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 1 बन रहा है, यहाँ पर आपका 1 बन गया, तो 5 एकम 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पर भी आपका 1/5 बन रहा है, यहाँ पर भी आपका 1/5 बन रहा है, यानी कि यहाँ पर 6 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर यही हमारा आंसर होगा। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को भी हमें सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही हम ऑप्शन से ही आंसर देंगे। कैसे देंगे ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला गया है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। कितने घंटे में, 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे, क्या बोला गया है, 2 घंटे अधिक समय लगता है। भरी टंकी को छेद कितने समय में खाली कर देगा, भरी टंकी को छेद कितने समय में खाली कर देगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम देखें तो टंकी की क्षमता कितनी है, तो 8 है। हमने बोला यदि टंकी की क्षमता 8 है तो उसने बोला है कि 2 घंटे अधिक समय लगते हैं भरने में, तो यानी कि छेद की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो छेद की क्षमता हो जाएगी 8 और 2 10। अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए छेद की क्षमता कितनी हो गई, 10 हो गई। हमने बोला कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इसका एलसीएम निकाल दीजिए, जो भी आपका एलसीएम निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हमने बोला 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 40, क्योंकि आपका दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 40 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी को ये चीज़ समझ ना आ रही हो कि इस प्रकार से आंसर कैसे दे दिया है यहाँ पर टाइम एंड वर्क में, तो टाइम एंड वर्क में हमने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें आपको तुक्का लगाने की विधि बताई थी अलग अलग प्रकार के प्रश्नों पर। यदि ये चीज़ आपको यदि समझ ना आ रही हो तो टाइम एंड वर्क का वो वीडियो देख लीजिएगा, लॉन्ग वीडियो, जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को भी हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन बनेगी और आपको इक्वेशन को सॉल्व करना ही नहीं है, सीधा ही आपको ऑप्शन से ही आंसर देना है। कैसे दोगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने बोला गया है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई के दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, दुगनी है ट्रेन की लंबाई की। ठीक,
अब यहाँ पर बोला गया है पार करने में 40 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 40 सेकंड का अधिक समय लगता है। क्या बोला गया? 40 सेकंड अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछी गई है। हमने बोला यहाँ पर रेलगाड़ी की हमसे यहाँ पर चाल पूछी गई है। यदि रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है तो उसे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उसे एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मानकर चलते हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी है। हमने बोला कि यदि हम यहाँ पर दोनों के समय को यदि हम बराबर करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? तो आपने बोला कि सर हम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले पार्ट में जो बोला गया है, यहाँ पर एक व्यक्ति की यानी खंबे के बारे में बोला गया है। तो खंबे की लंबाई तो ली नहीं जाती है। जब खंबे की लंबाई नहीं ली जाती तो यहाँ पर टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? आपकी 240 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बोला कि 240 मीटर लंबाई, तो ये हमारी दूरी होगी, मीटर में दी गई है। और यहाँ पर हमने बोला कि चाल कितनी है, तो रेलगाड़ी की चाल हमने यहाँ पर एक्स मानी है, तो यहाँ पर हमने एक्स रख दिया। और यहाँ पर बोला है कि उसने 40 सेकंड अधिक समय लगता है, तो यहाँ पर हमें 40 सेकंड अधिक समय लेना है। अब ये जो समय होगा ये उस समय के बराबर होगा जो आपका दूसरा पार्ट दिया गया। कैसे होगा? उतने ही समय में उसी गति से अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म है उसे पार कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? दुगनी, यानी कि 24 दूनी 48, तो 48 यानी कि 480, तो यहाँ पर आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी और 240 ये हो जाएगी। तो यहाँ पर 400 और 200 600 720 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 720। तो 720 की ये आपकी टोटल दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने बोला था कि चाल कितनी रखेंगे, हम एक्स मानकर चलेंगे। अब हमने बोला कि यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऑप्शन पर आ जाइए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन आप कैसे सेट करोगे। अब ये ध्यान से एक चीज़ और समझ लीजिए, आज हम एक चीज़ और बताएंगे आपको कि ऑप्शन आपको कैसे देखने हैं। यदि आप ऑप्शन देख रहे हो तो यहाँ पर कोई भी एक संख्या ऐसी देखिए, जैसे कि आपका यहाँ पर ये 720 है, यहाँ पर आपका 24 है, यहाँ पर 240 है। तो यहाँ पर देखिए 24 को आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 24 को डिवाइड करने वाली एक ये संख्या है और एक ये संख्या है। तो हमने बोला कि इन दोनों ऑप्शन को आप यहाँ पर काट दीजिए। यहाँ पर सही जो संख्या दिख रही होंगी उन्हें हम लेंगे सबसे पहले। तो हमने बोला कि एक संख्या तो आपकी 24 है और एक संख्या आपकी 12 है। यदि हम सबसे पहले हम 24 को लेकर देखें तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 0 बटे यहाँ पर 24 हम नीचे रखेंगे प्लस 40। तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका, यहाँ पर भी आपका 720 बटे 24। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 24 ये तो आपका 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 50 और ये आपका 50 पर डिवाइड होगा नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर 12 को देखते हैं, तो 12 को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 12 की हम x की जगह पर रखेंगे तो 240 बटे 12 प्लस 40 बराबर 720 बटे 12। ठीक, यहाँ पर 12 छिंग 72 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हम देखते हैं तो 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा और 20 और 40 कितना होता है, 60 होता है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका 60 बन रहा है, यहाँ पर भी आपका 60 बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जो कि डायरेक्ट डिवाइड कर दे, या तो डायरेक्ट डिवाइड करने वाला ऑप्शन ही आपका आंसर होता है। यदि डायरेक्ट डिवाइड करने वाला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा तो उससे मिलता जुलता जो भी आंसर होगा जो कि डिवाइड कर रहा होगा वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर आपको उससे पहले तो कैलकुलेशन को सॉल्व ही करना है। यदि सॉल्व नहीं करोगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ इसी प्रकार से देख लेनी है। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर सीधा ही हम ऑप्शन से देंगे। कैसे देंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला गया कि दो शंकुओं के आधारों का व्यास बराबर है यदि उनकी तिर्यक ऊंचाइयों, क्या बोला गया है, तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए और आपको तिर्यक ऊंचाइयों का यहाँ पर अनुपात दे दिया जाए, तो यहाँ पर जब कभी शंकु की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो अनुपात आपका तिर्यक ऊंचाइयों का होता है वही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3/4 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपका 3/4 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिए, नोट करके एक जगह पर रख लीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर भी हमें यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन से ही देना है, यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया कि राम एक पार्क में खड़ा है, थोड़ी दूरी पर खड़े एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि इस समय पर राम की छाया और राम दोनों की लंबाइयाँ समान हैं। इस स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जब कभी भी यहाँ पर किसी व्यक्ति हो, पेड़ हो या कुछ भी हो, यदि उसकी लंबाई जितनी है और उसकी परछाई की भी लंबाई उतनी ही दे दी जाए, जब कभी भी इस प्रकार से यदि बोल दिया जाए कि आपको इतना लगे कि यहाँ पर उन दोनों की लंबाइयाँ जो हैं वह समान बन रही हैं, तो वहाँ पर हमेशा ही आप बार मार देना कि 45 डिग्री ही हमेशा आंसर आएगा और कोई भी आपका आंसर
नहीं आएगा। सूर्य का उन्नयन कोण जब कभी पूछा जाएगा तो हमेशा ये आप क्या करोगे 45 डिग्री मानकर चलोगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्न हमने आपको जब आरआरबी एनटीपीसी के जब हमने आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए थे तब भी हमने आपको कराए थे, और ग्रुप डी के भी कराए थे तब भी कराए थे। ठीक, तो उस समय हमने आपको डिटेल में भी बता दिया था कि इस प्रकार से ये आपके सॉल्व होते हैं। ठीक, तो यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व आप देखना चाहते हो तो सॉल्व आप देख लीजिएगा यहाँ पर इस प्रश्न के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, तपस महिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर देते हैं, कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिनों में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में करेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि देखिए यदि आपसे यहाँ पर तपस के लिए पूछा जाए या फिर आपका महिर से के लिए पूछा जाए, किसी के लिए भी पूछा जाए तो आपको करना क्या, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि तपस महिर से दुगना गति से कार्य करता है, यानी कि तपस के लिए 2 हो जाएगा, महिर के लिए 1 हो जाएगा। अगर आपका महिर के लिए पूछा जाता तो देखिए महिर के लिए आपको क्या करना है, तो सीधा ही आपको 12 में 3 से इंटू कर देना है, 12 तिया 36, तो कितना हो जाता आपका 36 आंसर हो जाता। कितना हो जाता, 36 आंसर हो जाता। हमने बोला कि यदि महिर के लिए पूछा जाता तो आप सीधा ही 12 में 3 से इंटू कर देते। कितने से कर देते, 3 से इंटू कर देते। 3 से इंटू कर देते आपका आ जाता 36, तो वह किसका आंसर हो जाता, महिर का हो जाता। यदि महिर का आंसर ये है तो यहाँ पर पूछा गया तपेश का क्या होगा, तो तपेश कितने समय में करेगा, हमसे तपेश के लिए पूछा गया है तो तपेश कितने समय में करेगा, 36 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना कर दीजिए, 36 में आप 2 से डिवाइड कर देंगे 36 में, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कितना आ जाएगा आपका 18। तो यहाँ पर हमारा 18 आंसर हो जाएगा। अच्छा समझ आ गया होगा। यदि आपका देखिए महिर के लिए पूछा जाएगा तो सीधा ही यहाँ पर जितना भी दिया जाएगा उसमें 3 से इंटू कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। हमने बोला कि यदि यहाँ पर महिर के लिए नहीं तपस के लिए बोला गया है तो तपस के लिए बोला गया है तो यहाँ पर इसमें हम 3 से इंटू करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये आपके कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है, और आपको अच्छे से पता है कि कैलेंडर और क्लॉक ये दोनों भी आपका एक मैथ का ही हिस्सा है, और ये आपके रीजनिंग में भी आते हैं, कैलेंडर और क्लॉक। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपके प्रश्न है यहाँ पर बोला गया है 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ था, वह सप्ताह का कौन सा दिन था। और दूसरा पूछा गया कि 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ये दोनों प्रश्न जो होते हैं वो आपके रिपीट करते हैं बार बार पर, तो इसको क्या करना है, आपको सीधा याद कर लेना है, आपको इन्हें सॉल्व नहीं करना है। देखिए कैलेंडर के प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है ये तो हम आपको पहले ही रीजनिंग में भी बता चुके हैं, और इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल क्लास भी और लगा देंगे। ठीक, कैलेंडर के लिए यहाँ पर कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है, ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, तो एक एक वीडियो में सारे कवर करा देंगे। ठीक, वैसे तो हमने पहले ही रीजनिंग का भी कंप्लीट करा रखी है, पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी, लेकिन फिर से हम आपको एक एक वीडियो में सारे ही टॉपिक आपके एक एक करके कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको इनको प्रश्नों को क्या करना है कि इनको सिर्फ सीधा याद कर लेना है। याद कैसे करोगे, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि 15 अगस्त 1947 को जो न था वो आपका शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। ठीक, अब यहाँ पर हम बोले हैं कि यहाँ पर ये कौन सा दिन था, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को जो दिन था वो आपका गुरुवार था। क्या था, गुरुवार। ठीक, इन दोनों को आपको हमेशा याद रखना है, सिर्फ याद कर लीजिए, याद करके सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है। ठीक।